खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और बच्चों को ही लेकर एक और अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। स्टंटेड ग्रोथ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चों में पाई जाती है जो वालिदैन खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बार ग़िज़ाइयत की कमी और स्टंटेड ग्रोथ के बारे में बात की है। कौमी इदारा सेहत और बरतानिया के जो इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तानी आबादी में 44% बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी का यानी स्टंटेड ग्रोथ का सामना है, जो बड़ी तादाद बनती है अगर इसको देखा जाए करोड़ों में बच्चे। बिल्कुल, और अगर 6 माह से 23 माह तक के बच्चों की बात की जाए फरा, तो 85% बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको ये स्टंटेड ग्रोथ का जो मसला है, स्टंटेड ग्रोथ का ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ता है। नशोनुमा नहीं होती उनकी जो है। वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में कहा था, आपको याद होगा कि जी के जो हाइट है हमारे बच्चे उस कद तक ही नहीं पहुंच सकते। सिर्फ कद का मामला नहीं, ज़हनी नशोनुमा नहीं होती, पढ़ नहीं सकते, ज़िंदगी में अपना किरदार नहीं अदा कर सकते। लेकिन इस बारे में हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हन्ना महमूद हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिसर्च। डॉक्टर हन्ना, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें बताइएगा ये स्टंटेड ग्रोथ है क्या और कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है कि ये बच्चा जो है इस मसले का शिकार है? जी, अस्सलाम वालेकुम फ़राह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू है जिसके बारे में आज गुफ्तगू हो रही है। और ये एक ऐसा मसला है जो कि खाली गरीब घरानों में नहीं है, ये अमीर और खुशहाल घरानों में भी है। इस पर हम अभी बात करते हैं। स्टंटिंग बेसिकली एक ग़िज़ाई किल्लत की वजह से एक ऐसा मसला है जो कि लंबे अरसे तक जब ग़िज़ाई किल्लत बच्चों में होती है उससे उनकी कदो कामत कम हो जाती है, उसकी वजह से स्टंटिंग होती है। अब स्टंटिंग से होता ये है कि ना तो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है, उसकी ज़हनी नशोनुमा भी सही नहीं होती और साथ साथ उसे क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कमज़ोर हो जाती है। जब बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा और ज़हनी नशोनुमा नहीं होती, उसकी वजह से उसकी स्कूल में या ज़हनी तौर पे कारकर्दगी बेहतर नहीं होती है। उसका असर ये होता है कि आगे जाके उसकी जो रोज़गार की सलाहियत है वो ख़राब हो जाती है और फिर गुर्बत की तरफ वो धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखें तो नेशनल सतह पर GDP पे असर होता है। तो एक बहुत बड़ा साइकिल है और उसी बच्चे के घराने में जब और बच्चे पैदा होते हैं तो वो इसी मुसीबत का और इसी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहते हैं और ये साइकिल ख़त्म कभी भी नहीं होता। तो डॉक्टर हन्ना, वजूहात क्या आपको बताती हूँ कि ये होता कैसे है। हाँ जी प्लीज़। और आपने ये भी कहा कि खुशहाल घरानों में भी होता है, तो ये तो हमारे लिए हैरत अंगेज़ बात है। ये कैसे हो सकता है कि खाते पीते वालिदैन और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो स्टंटिंग है वो सिर्फ पुअर घरानों में या गुर्बत वाले घरानों में होती है। अब ग़िज़ाई किल्लत है ना, उसकी 2 मेजर वजूहात हैं। एक तो ये है कि खाने को कुछ भी नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा अलग मसला है जिसे फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। दूसरी एंड पे जो वजह है वो खाने को है, घर में थोड़ा बहुत हो या वाफिर मिकदार में हो, लेकिन उस खाने को सही तरीके से खाया नहीं जा रहा, उसको सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा। इन अदर वर्ड्स फीडिंग प्रैक्टिसेस गलत हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में बच्चा जो है जो खाना पीना खा रहा है उसका पेट भर गया है तो बस उसकी ना सारी की सारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो गई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग फीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से जो महदूद खुराक है वो बच्चे को मिल रही होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वाइटामिन और मिनरल्स, मादनियात, इसकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टंटिंग होती है। अब स्टंटिंग शुरू कहाँ से होती है? स्टंटिंग शुरू होती है माँ के, जो बच्चा पैदा करने वाली माँ होती है ना, उसके हमल से पहले से शुरू होती है। अब अगर ऐसी औरत जिसका बच्चा होने वाला है या अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ उसका हमल, उसकी ग़िज़ाइयत को नहीं ख्याल रखा जाएगा, उसके अंदर आयरन और फोलिक एसिड की कमी होगी, जिसकी वजह से बच्चे की अंदर ग्रोथ सही नहीं होगी और वो जब पैदा होगा तो वो सही तरह से पैदा नहीं होगा। तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है हमल से पहले वाली स्टेज, जिसमें ग़िज़ाइयत का ख्याल नहीं रखा जाता। दूसरी स्टेज है हमल के दौरान की स्टेज, जिसमें ग़िज़ाइयत का अगेन ख्याल नहीं रखा जाता, ख़ास तौर पे आयरन और फोलिक एसिड नहीं फराहम किया जाता। तीसरी स्टेज है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे माँ का दूध नहीं दिया जाता। चौथी स्टेज ये है कि पहले 6 महीने के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध नहीं दिया जाता। यहाँ पे मेरी मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध से मुराद है कि पानी, कावा, गुट्टी, शहद, ग्राइप वाटर, ये कुछ भी नहीं देना। ठीक है, ये दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है।
फिर 5वीं स्टेज ये है कि जब ठोस ग़िज़ा का टाइम शुरू होता है तो उस वक्त एक तो ठोस ग़िज़ा गलत वक्त पे शुरू की जाती है, जैसे WHO के मुताबिक 6 महीने है जब शुरू होनी है, लेकिन कुछ लोग पहले शुरू कर देते हैं जिससे खाना सही तरह से जज्ब नहीं होता अंदर। और फिर आगे जब उसकी शुरू हो भी जाती है ठोस ग़िज़ा तो वो वाफिर मिकदार में यानी उसके डिफरेंट फूड ग्रुप्स में नहीं दी जाती। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिस पे जब ख्याल नहीं रखा जाता तो ये मसाइल होते हैं। पब्लिक हेल्थ में एक टर्म यूज़ की जाती है 1000 डेज़, 1000 दिन। ये वो 1000 दिन हैं जो कि हमल से शुरू होते हैं बच्चे के जब कंसेप्शन होती है और पहले 2 साल तक चलते हैं। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाई जाती है। इन 1000 दिनों में अगर बच्चे की ग़िज़ाई किल्लत डेवलप हो जाए और 2 साल से आगे ये किल्लत चल पड़े तो बहुत मुश्किल है कि वो रिवर्स हो सके और बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है कि उसी माहौल में रहते हुए उसकी जो स्टंटिंग है वो बेहतर हो सके। अच्छा, यानी जो आपने बताई तो हैरत अंगेज़ है कि बाद में हम बच्चे को जो मर्जी खा ले, उसके अंदर जो एक कद नहीं बढ़ेगा उसकी जहनी नशोनुमा मुनासिब नहीं होगी, वो अपनी एक मैक्सिमम हाइट या जो भी पोटेंशियल है उसका वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। तो फिर इससे कैसे डील करना है, इसके लिए क्या हल आप तजवीज़ करेंगी? अब जो मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेजेस बताई थी उसमें हमें फोकस करना है। अच्छा, एक तो हल ये है कि जो हुकूमती सतह पर क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको पता ही होगा कि हमारी लीडरशिप इसमें काफ़ी सीरियस हैं, स्ट्रैटेजीज़ डेवलप हो रही हैं, पॉलिसीज़ डेवलप हो रही हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। वो तो एक हुकूमती सतह पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जो एक माशरे के अफराद होने की हैसियत से और घराने के अफराद होने की हैसियत से कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दे दें, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिस पे हम ध्यान देते तो स्टंटिंग प्रिवेंट हो सकती है। और वो क्या है कि जब एक औरत की शादी होती है, यानी वो बेशक एडोलेसेंस में ही क्यों ना हो, तो उसकी ग़िज़ाइयत पे फोकस किया जाए। हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो कल्चर बन गया है ना कि औरत को जो है वो सबसे आखिर में खाना खिलाना है। और ये मसला जो है ये खाली गरीब घरानों में नहीं है, खुशहाल पढ़े लिखे घरानों में भी यही मसला है कि जब खाना पकता है तो पहले घर के मर्द खाना खाते हैं, उसके बाद औरत की तरफ आती है। तो यानी जो खाने का आपका वाफिर मिकदार जो है या न्यूट्रिशियस डाइट है तो पहले ही कंज्यूम होगी और बचा कुचा माँ के पास आ रहा है। तो जब उस माँ को पहले दिन से ही सही ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो वो कैसे एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती है। और जब वो खुद सेहतमंद नहीं होगी, उसके अंदर खून की कमी होगी, तो वो कैसे एक बच्चे का ख्याल रख सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमल से पहले, हमल के दौरान उसकी ग़िज़ाइयत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, उसको आयरन और फोलिक एसिड दिया जाए। फिर जब बच्चा पैदा हो जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध देना इंतहाई ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि माँ के दूध के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं, और जो पहले 1 घंटे के अंदर का दूध और पहले 3 दिन वाला जो दूध है उसमें जितनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे को मिल सकती है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके बाद पहले 6 महीने में सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कावा भी दे दो, घुट्टी भी दे दो, ग्राइप वाटर भी दे दो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। बेशक बच्चा रोए, बेशक बच्चा कुछ भी करे, रोने की वजह सिर्फ ये नहीं होती है कि बच्चा प्यासा है उसे पानी चाहिए, बहुत सी और वजूहात हो सकती है। डॉक्टर साहब ये भी उसके बाद फिर जब ठोस ग़िज़ा का टाइम शुरू होता है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, 6 महीने का जो टाइम है उसमें उससे पहले अगर आप ठोस ग़िज़ा शुरू कर देते हैं तो बच्चे का जो स्टमक होता है, जो उसका मैदा होता है, वो उस वक्त तक डेवलप नहीं हुआ होता। तो बेशक आप खाना दे भी दें उसे, वो खाना जज्ब नहीं होना है, उसकी अफादियत नहीं होनी है, बच्चे ने उल्टा बीमार होना है, उसे डायरिया हो जाएगा या उसे कोई और मसला हो जाएगा। और जब आप खाना शुरू भी कर रहे हैं तो आपने मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स देने हैं। फूड ग्रुप से क्या मुराद है? एक ग्रुप है हमारे पास फलों सब्जियों वाला, एक ग्रुप है हमारे पास दालों वाला, गंदम वाला, एक ग्रुप है हमारे पास डेयरी वाला जिसमें दूध, घी, मक्खन ये चीज़ें आती हैं। तो आपने वेरिएशन लानी है। अगर आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक खाली दही खाता रहेगा या रोटी खाता रहेगा या खाली वो एक केला ही खाता रहेगा और लेकिन उसका पेट भर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे मुकम्मल ग़िज़ाइयत जा रही है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि 44% जो है पाकिस्तानी बच्चे इस मसले का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें देखने में इल्म नहीं होता। क्या हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी इस मसले का शिकार हैं या इन बच्चों को देख के पता लग जाता है?
जी अच्छा, अब जो ग़िज़ाई किल्लत है ना वो दो तरह की होती है, एक जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती है और एक जो नज़र नहीं आ रही होती। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि पढ़े लिखे खुशहाल घरानों भी मसाइल होते हैं, दो तरह की किल्लत होती है। एक होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट से मुराद है ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जो कि बज़ाहिर हमें नज़र आती है कि जब ना हो तो बच्चे का कद छोटा हो जाता है, बच्चे का वज़न कम हो जाता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इसकी भी किल्लत होती है अंदर, जिसकी वजह से बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसमें मतलब एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हमें पता चल जाता है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता चलता है, वालिदैन को नहीं पता चलता कि उसके अंदर कमी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा थोड़ा सा पेल हो जाता है, उसके नाखूनों में वाइट निशान आ जाते हैं, उसकी आई साइट पर असर होना शुरू हो जाता है, उसकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो फिर उसके जिस्म में भी दर्द होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जो ऐसी अलामात हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हना फॉर अ वेरी एलिजिबल दिस कॉन्वर्सेशन जो कि आपने हमारे साथ शेयर की है। रिफ्लेक्ट भी करें, हमें अपने बच्चे के, हम बड़ी खुशी से कहते हैं उससे बर्गर खाता है, सिर्फ चिप्स खाता है, सो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बैलेंस तवाज़न ग़िज़ा जो है वो बच्चों को 6 महीने से देना। तो बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी कि वो घराने जो खुशहाल घराने हैं उनके बच्चों को भी ये मसाइल होते हैं। ये जो मिथ मैं कह रही हूँ यही इसी वजह से होते हैं ना कि वो सिर्फ ये खाता है तो बस वही खाता रहता है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। अब हमजा, ये जो एलिमेंट है हमारी ज़िंदगी में अब बहुत अहम हो गया है। सोशल मीडिया के बगैर लगता है ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेजार नज़र आते हैं, और अक्सर लोग ऐसे हैं जो बेजार नज़र आते हैं। अब मेरे साथ कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से बेजार हो जाते हैं कि भाई तुम तो हर वक्त मोबाइल से लगे रहते हो। और ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है, अब शादियाँ भी मुश्किल होती जा रही हैं। ये ना एक बड़ी वायरल हुई एक खबर जिसका ताल्लुक एक साहब जो कि भारत के शहर मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने दुल्हन का इश्तिहार दिया, आपके सामने आ रहा है। उसमें उन्होंने, चले बाकी जो शराइत रेगुलर होती हैं वो तो होती हैं, उनकी जो आखिरी वाली लाइन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुल्हन उन्हें चाहिए है जो कि सोशल मीडिया एडिक्ट ना हो। सो ये लगा कि बहुत मुश्किल से एक शर्त है। अच्छा, वैसे ये जेन्युइन शर्त भी है, ये कोई मतलब के लड़के को ढूंढना हो या लड़की को ढूंढना हो, दोनों के लिए ना पूछ लेना चाहिए भाई आप ट्विटर पर कितनी देर रहते हैं, आप व्हाट्सएप कितनी देर यूज़ करते हैं। और ये वैसे है बहुत टिकटॉक पे कितना रहते हैं आप, सोशल मीडिया स्टेटस कितना लगाते हैं, कितने लोग सेल्फी लेते हुए जो है वो शिकार हो चुके हैं बात का, क्योंकि वहाँ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि सोशल मीडिया इसकी है, ये इसको रहमत ही रखना है, जहमत नहीं बनने देना, कैसे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जवेरिया सिद्दीक हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच जवेरिया फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। और रबिया खान माहिर नफ्सियात हमारे साथ हैं, वो इसके साइकोलॉजिकल एंगल पे भी बातचीत करेंगी। जवेरिया, सबसे पहले आप बताइएगा ये एडिक्शन मतलब कितनी यूज़फुल हो सकती है और कैसे इसे यूज़फुल बनाया जा सकता है उस टाइम को जो हम सोशल मीडिया पे गुजारें। देखिए पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अपने फ्रेंड्स को, सीनियर्स को और बहुत से शख्सियात को, जो कि कौमी शख्सियात हैं, उनको अक्सर पुश भी करती रहती हूँ कि सबको इंक्लूडिंग सोशल मीडिया जैसे इंक्लूडिंग इशरत फातिमा बड़ी मुश्किल से अपनी बहनों दोस्तों को मैंने कन्विंस किया है कि वो सोशल मीडिया पे आए। लेकिन मुझे इसकी एडिक्शन नहीं है, मैं रियल लाइफ जीने की भी आदी हूँ। मैं जहाँ पर अगर सोशल मीडिया पे अपने मुल्क के लिए काम कर रही होती हूँ, वहाँ पे अपनी फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी पूरा टाइम दे रही होती हूँ और उनके साथ मुसलसल कनेक्टेड होती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत तो नहीं है, किसी तकलीफ में तो नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से हम एक जो है दुनिया के साथ तो पूरा कनेक्ट हो गए, जिसने इसको एक विलेज बना दिया है, लेकिन जो हमारे साथ शख्स बैठा होता है वो इग्नोर हो जाता है। स्पेशली मैं स्पाउस करूँगी, हस्बैंड एंड वाइफ की बात करूँगी, वहाँ मेरे रिलेशनशिप बहुत सफर कर रहे हैं। होता ही है कि हस्बैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विटर, फेसबुक टाइमलाइन या यूट्यूब देखते रहते हैं, और खवातीन क्या करती हैं वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर शॉपिंग के ऑनलाइन स्टोर्स देखती रहती हैं। उससे ये होता है आप दुनिया भर के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन अब अपने साथ वाले शख्स के साथ कनेक्ट नहीं है। दिस इज सो अनफेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर सिबलिंग्स और विद इवन योर स्पाउस। तो आपको ये करना चाहिए कि उनको बैलेंस करके चलना चाहिए। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं अदर जर्नलिज्म में जरूर जो है अपने मुल्क के लिए जो है वो बहुत एक्टिव हूँ, ट्विटर पे खास तौर पर, उसके बाद फेसबुक पे, और थोड़ा बहुत जो है वो यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम इज पर्सनल, वो सिर्फ वो मैंने भी शॉपिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए ही रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है हमजा एंड फराह कि जो पायलट जहाज उड़ा रहा है वो अपना काम कर रहा है,
जो फौजी सरहद पर पहरा दे रहा है वो अपना काम बेहतरीन कर रहा है, जो साइंसदान मिसाइल बना रहा है, जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, ऑल आर बेस्ट, लेकिन वो इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए या मुल्क को डिफेंड करने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आते। सो अगर अल्लाह ने वो पावर दी है या इन्फ्लुएंसर बनाया है तो ये हमारा काम है कि हमने अपने मुल्क के हवाले से जो है चीज़ें जो है वो हाईलाइट करनी है और इसके साथ साथ अपने खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा है उसको भी जाहिर करना है। एक चीज मैं पूछना से पहले ना मैं जवेरिया की इस बात को जरा सेकंड करना चाहूंगी, वो इसलिए कि हमें ये हुक्म भी है कि तुम में एक ऐसी जमात रहे जो अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोके। सो ये जो होता है ना कि जो अच्छी कहीं अच्छा हुआ उसको अप्रिशिएट करेंगे, बुरा हुआ उसे कंडेम करेंगे, जरूरी है। बिल्कुल। तो जवेरिया मुझे ये बताएं कि कोरोना के दौरान फरा ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि जी कि मुझे आज 10 दिन हो गए अपने घर वालों के साथ लॉकडाउन में, ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैंने इनसे बातचीत करके देखा है। तो हम एक कमरे में 4 लोग होते हैं, आपस में बात नहीं कर रहे होते। आपने बैलेंस का जिक्र किया कि हमें बैलेंस रखना होगा, वो बैलेंस रखना कैसे है, ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैं तो इस तरह करती हूँ कि अभी भी हम अक्सर रिपोर्टर साथ खाना खाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि ये एक बास्केट है, इसमें अपने फ़ोन रख दो, क्योंकि ये अब हम आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। अभी आप थोड़ी देर उस पूरी इंफॉर्मेशन की जो दुनिया है या आपकी जो दुनिया भर में दोस्त फैले हुए हैं, कॉन्टेक्ट फैले हुए हैं, उनको थोड़ी देर साइड पे कर दें। और मैं अक्सर इस तरह करती हूँ कि माशाल्लाह मेरे नीस नेफ्यूज हैं, तो जब वो आए हुए होते हैं तो एक टाइम मैं उनसे गैजेट्स ले लेती हूँ या थोड़ी देर के लिए इंटरनेट ऑफ कर देती हूँ कि हम एक रियल टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। स्पेशली विद पेरेंट्स मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर वो हमसे बात कर रहे हैं या हम उनसे बात कर रहे हैं या बड़े बुजुर्ग हमसे बात कर रहे हैं तो फोन को थोड़ी देर साइड पे रखना आपके चाहिए। फ्रेंड्स आपको मिलने के लिए आ जाते हैं जब आप ऐसी शराइत रख देती हैं कि जी कि ये बड़े शौक से आते हैं। वी ऑल लव टू गेट टुगेदर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमें थोड़ा सा असल जिंदगी को भी जीना चाहिए कि बाहर अगर एक दिया घोंसला बना रही है तो हमें देखना चाहिए। बाहर अगर किसी या बिल्ली को कोई तकलीफ है तो हमें उस तरफ भी थोड़ा सा देखना चाहिए। किसी इंसान के दुख दर्द में हमें हमारी जो बातचीत है, डायरेक्ट बातचीत करना बहुत जो है वो फायदेमंद हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत फायदा किया है। कोरोना में आप देखें हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते, लेकिन हम इन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनसे कनेक्टेड थे और हम बात करते रहे। उसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हैं जो मिनटों में सॉल्व भी हो जाते हैं। किसी घर को इमरजेंसी हो जाए तो बेसिकली जो सोशल मीडिया से कितने बच्चों से गुम होते हैं मिल जाते हैं, कितने पेट्स मिल जाते हैं, कितनी अच्छा। अब ये हुआ कि जब आपको पता है बारिशें हो रही थी तो किसी ने एक पोस्ट लगाई जो कि इलाकों और सेक्टर्स के ग्रुप होते हैं कि फला रोड से मत गुजरिए, वहाँ पर जो है बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। उसकी वजह से कितने लोगों ने अपना रूट कैंसिल कर दिया, वरना आपको पता है कि नाला फोरन वाली तरफ जो है गाड़ियां बह भी सकती हैं। बिल्कुल इसके फवाइद हैं। जवेरिया में बता रही थी, जवेरिया बहुत पॉजिटिव एक्टिविस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, जाहिर है वो इस बारे में आवाज़ उठाती रहती है। वेरी मच जवेरिया फॉर बीइंग विद अस। और अब हम इसके जो है ना साइकोलॉजिकल एंगल पे ज़रूर बात करेंगे। जवेरिया ने तो पॉजिटिवली हैंडल भी किया और बताया भी है कि किस तरह से सोशल मीडिया को आप अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं, आप उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जवेरिया ने वो टेक्निक्स भी बताई हैं जो वो खुद इस्तेमाल कर रही हैं। वो ट्विटर पर खासी एक्टिव है, मैं भी उनको देख रहा था, और फराह को तो वो मशवरे देती रहती हैं, जैसे फराह ने बताया ना, तो मैं उनको देख रहा था। लेकिन वो जो उन्होंने टेक्निक्स बताई है ना कि अगर आपने फैमिली के साथ तो फ्रेंड के साथ वक्त गुजारना है तो आप ऐसे गुजार सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर मैं पकड़ के ना, मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ हमजा, और बच्चे जो है ना जब वो देख लेते हैं ना कि माँ के हाथ में फ़ोन है तो वो कहते हैं इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रही हमारी बात, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वाकई यही कर रहे होते हैं। आप अच्छा आप सारे ला रहे होते हैं, आपको बात नहीं सुनना। हाँ आप तो ये बहुत बुरी बात है। यानी गुफ्तार का सिर्फ गाजी नहीं बनना, किरदार का गाजी भी बनना है। सोशल मीडिया पे अमूमन लोग जो हैं वो समझते हैं हमने एक अच्छी बात कर दी, हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। अच्छी बात कहने के साथ साथ अच्छा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड है। हमने ये बात की थी कि आप अपने पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा आपसे वक्त मांगते हैं, आपसे और कुछ नहीं मांग रहे होते, और हम वक्त नहीं दे पा रहे होते मोबाइल की वजह से। हम कहते हैं जी मैं अभी तो वापस आया हूँ, मैं अभी तो फ्री हुआ हूँ। तो वो जो हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात रबिया खान साहिबा, रबिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। रबिया साहिबा ऐसा क्या है कि लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए कि फैमिली को टाइम नहीं दे रहे? क्या ये टेक्नोलॉजी के साथ एक नेचुरल सा ताल्लुक बन गया है, या फिर कोई बंदा ज़्यादा जब सोशल मीडिया यूज़ करता है हम इसको कहेंगे साइकोलॉजिकली कुछ मसाइल हैं इसमें?
जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन आपने एक क्वेश्चन में जिनमें 4-5 क्वेश्चंस कर डाले हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपको बता दूं, आई अंडरस्टैंड कि टाइम कम है और आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए। बीइंग अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, इन चीज़ों को मैं देख रही हूँ और आप शायद इस बात का यकीन ना करें कि पेरेंट्स आते हैं और ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे अग्रेसिव हो गए हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। क्यों ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हम एडिक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन अगर इसको कहा जाए तो एक तो ये कि कोविड-19 ने भी इसमें एक रोल प्ले किया, जो बीच वाला चला उसमें ये एडिक्शन मज़ीद बढ़ गई। बट थोड़ा सा अगर आप देखें ना कि ये एक ऐसा ऐप है जो कि हर जगह पे मौजूद है, हर एक के हाथ में मौजूद है। पहले टीवी पे होता था एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, आप टीवी साथ लेके नहीं चलते थे, टीवी सामने पड़ा होता था। अब आपके हाथ में जब एक ऐप आ गया है और वहाँ पे आप जैसे ख़वातीन की बात है कि ख़वातीन लव टू टॉक, दे वांट टू गॉसिप, वो ये चीज़ें देख रही होती हैं तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है जहाँ पर वो चैटिंग भी कर रही हैं, वो एडिक्ट हो जाती हैं। एडिक्शन की अगर बात की जाए, यूजुअल नॉर्मल रूटीन की हम सब लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, नौजवानों के बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं। जहाँ पर सोशल मीडिया पे बच्चे मौजूद हैं, ख़ासतौर पे मैं अगर लड़कों की बात करूँ कि ऑलरेडी अगर मेंटल हेल्थ की हवाले से मैं बात करूँ तो बहुत से नौजवान ऑलरेडी एंग्जाइटी का शिकार है। उसके और बहुत से रीजंस हो सकते हैं, करियर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, करियर चॉइसेस नहीं हो पा रही। तो इस तरह के बच्चे अगर सोशल एंग्जाइटी में हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोशल फोबिया होता है, दे कांट टॉक विद पीपल, दे कांट कम्युनिकेट विद पीपल, तो इनके लिए ये एक सेफ हेवन बन जाता है जहाँ स्ट्रेंजर्स के साथ ये अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस पे बात करते हैं। ठीक है, आज का नौजवान बच्चा लोनली है, ठीक है, सो उसको कोई चाहिए, तो उसको वो एक सिक्योर चाहता है। हल भी बताइए। जी फरा, मैं हल की तरफ ही आ रही हूँ। हल में देखें, कहीं जगहों पे तो इनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अब बन गए हैं। ये मैं बात कर रही हूँ, आई गेस थाईलैंड है कि कहाँ, वहाँ पे बना हुआ है जहाँ बच्चों को एडमिट किया जाता है, सेम एज एडिक्शन जो होती है ड्रग्स की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीन टाइम रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, जो मैं बात करना चाहूँगी। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये चेक करें। मैं ये नहीं कहूँगी, हरगिज़ नहीं कहूँगी कि इससे इनको बैन कर दें, क्योंकि इसके फ़ायदे भी नौजवान बच्चों को और औरतों को सबको पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो बैन नहीं करना, क्योंकि इसमें नौजवानों की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है अगर वो अच्छे गेम्स खेल रहे हैं, हैंड आई मूवमेंट है। तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना, स्क्रीन टाइम देखना, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते जाना, ये सारा इन चीज़ों पे है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है, जो कि आजकल बच्चों में हो रही है, बच्चे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जा रहे हैं, तो फिर इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें आप इनको जा सकते हैं और इनकी सपोर्ट एंड हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद। मैं एक बात बताऊं हमसा, हमें एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था एज फैमिली नॉर्दर्न एरिया में जाने का ना, तो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे एंड दैट वाज दी फैमिली टाइम। सो मुझे लगता है कि अगर आपको लगे ना कोई भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा, तो किसी ऐसे एरिया में घूमने फिरने चले जाएं जहाँ सिग्नल्स ना हो, कम्युनिकेशन ना हो। और फरा का मोबाइल फरा के हाथ में नहीं था, ये बहुत अच्छी बात है। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके बात करेंगे। स्टे विद अस।